सीरीज की शुरुआत में हम एजेंट कॉनर को देखते हैं जो एक औरत के पास जाता है और उसे कहता है कि वो 33 दिन में मरने वाली है। इसके बाद अगले सीन में हम उसी औरत को 33 दिन बाद देखते हैं जो एक लिफ्ट में एंटर करते वक्त अपनी एंगेजमेंट रिंग लिफ्ट के क्रैक में गिरा देती है। इसके बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर जाती है और लिफ्ट मेंटेनेंस के एक वर्कर को उसकी रिंग निकालने के लिए मदद पूछती है और वो ऐसा ही करता है। वो औरत अब राहत की सांस लेती है, पर तभी लिफ्ट फेल होकर कई फ्लोर ऊपर से इन दोनों पर गिर जाती है और वो दोनों स्पॉट पर ही मर जाते हैं। इसके बाद हमें 33 दिन पीछे के टाइम को दिखाया जाता है जहां एजेंट कॉनर को एक कॉल आता है। कॉल में उसको एक मिशन दिया जाता है। दरअसल एजेंट कॉनर और उसकी वाइफ एजेंट हेली टाइम एजेंट्स होते हैं जो अपने क्लाइंट्स को मरने से बचाते हैं पास्ट में जाकर। एजेंट कॉनर अपने वाइफ को अपने मिशन के बारे में बताता है और वो अपने काम पर निकल जाता है। एजेंट कॉनर अब एक टाइम मशीन में एंटर करता है और 33 दिन फ्यूचर में चला जाता है, ठीक उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जहां वो औरत और लिफ्ट वाला मरे थे, और वो उस औरत को बचा लेता है। दरअसल उस औरत ने अपना इंश्योरेंस करवाया था। दरअसल इस यूनिवर्स में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि यहाँ टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है और यहाँ लोग अपना इंश्योरेंस करवाते हैं जहाँ टाइम एजेंट्स टाइम ट्रैवल करके मरने से पहले उन लोगों को बचा लेते हैं। मगर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कॉनर सिर्फ उसी औरत को बचाता है पर उस लिफ्ट वाले को नहीं। वो औरत कॉनर से पूछती है कि उसने उस आदमी को क्यों नहीं बचाया, तो कॉनर बस ये कहता है कि ये उसका काम नहीं है, उसका काम सिर्फ उसके क्लाइंट्स को बचाना है, रैंडम लोगों को नहीं। इसके अगले सीन में हम मिरांडा नाम के एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो द रॉक के एक एड को देख रही होती है जो उसने लाइफलाइन नाम की कंपनी के लिए शूट किया था। लाइफलाइन वही कंपनी है जिसके लिए एजेंट कॉनर और एजेंट हेली काम करते हैं। जैस्मिन नाम की सेल्स वुमेन मिरांडा को लाइफलाइन की सर्विसेज बेच रही होती है। वो मिरांडा से कहती है कि वो उसकी वाइटल इंफॉर्मेशन कंपनी डेटाबेस में स्टोर कर रही है और वो जल्दी उसे बचा लेंगे। दरअसल जैस्मिन को पता नहीं कि लाइफलाइन आखिर काम कैसे करती है। इसके अगले सीन में कंपनी का सीईओ नेथन जैस्मिन को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है कि जैस्मिन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो उसे प्रमोशन दे रहा है। मगर इसके लिए उसको एक बात का ध्यान रखना होगा, उसे लाइफलाइन कंपनी के राज किसी को बताना नहीं है। अब नेथन जैस्मिन को बताता है कि लाइफलाइन उनके क्लाइंट्स के टाइमलाइंस को ट्रैक करती है और डेथ पॉइंट से पहले यानी उनके मरने से पहले टाइमलाइन में चेंजेस करके उन्हें बचा लेती है, यानी कि टाइम ट्रैवल की मदद से लोगों की जान बचाना। यह सुनकर पहले तो जैस्मिन चौंक जाती है, फिर पूछती है कि अगर लाइफलाइन को पता है कि कोई इंसान कब मरने वाला है तो वो इस इंसान को किसी सेफ कमरे या बंकर में बंद क्यों नहीं कर देते। इस पर नेथन कहता है कि हर इंसान की किस्मत तय है, पर टाइमलाइन में चेंजेस करने से टाइमलाइन एक अलग रियलिटी में ब्रेक हो जाती है और ये सारे क्लाइंट्स इस पैरेलल रियलिटी में जिंदा रहेंगे, हालांकि वो ओरिजिनल टाइमलाइन में ऑलरेडी मर चुके हैं। इसके तुरंत बाद हम नोरा और उसके फादर को देखते हैं जिनको एक नई जॉब मिली थी, पर वो नोरा को बताते हैं कि वो एक नाइट शिफ्ट है और इससे वो अपनी बेटी से कम मिल पाएंगे। इस पर नोरा कहती है कि वो बड़ी हो चुकी है और वो अपना ख्याल रख सकती है, उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम एजेंट कॉनर और एजेंट हेली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कॉनर और हेली दोनों लाइफलाइन के लिए काम करते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज भी हैं। फिर भी इन दोनों में बड़ा फर्क है। कॉनर सिर्फ अपने क्लाइंट्स को बचाता है, जबकि हेली जिसको भी बचा सकती है उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है। इन दोनों के असाइनमेंट्स की वजह से कभी कभी ये दोनों एक दूसरे को 4-4 महीने देख नहीं पाते। फिर भी इसके बावजूद इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और पॉजिटिविटी बनाई रखी। अगले सीन में कॉनर एक असाइनमेंट में होता है जहां वो एक आदमी को एक कार एक्सीडेंट से बचाता है कि तभी उसे गुमनाम कॉल आता है जो कहता है कि हेली जल्दी मरने वाली है और अगर कॉनर को उसे बचाना है तो उसे जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेली अपने असाइनमेंट पर होती है जहां वो एक आदमी को बचाने के फिराक में थी जिसे कुछ लोगों ने गन पॉइंट पर होल्ड करके रखा था, पर हेली को वहां देखकर वो शूटर्स हेली पर भी गन तान देते हैं। तभी कॉनर वहां पर पहुंचता है और हेली को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। घबराकर वो शूटर हेली को शूट कर देता है जिससे वो स्पॉट पर ही मर जाती है। इसके बाद वो शूटर्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं और जल्दबाजी में नोरा के डैड को उसके ही सामने गाड़ी से उड़ा देते हैं जो उस वक्त पार्किंग लॉट में मौजूद थे। इसके तुरंत बाद नेथन वहां पहुंच जाता है कुछ गार्ड्स को लेकर और कहता है कि इस मामले को रफा दफा करो।
अगले सीन में हम देख पाते हैं कि कॉनर गुस्से में नेथन के पास जाता है और पूछता है कि उसने हेली के हथियारों को क्यों जाने दिया, जिस पर नेथन कहता है कि उसे सिर्फ उसका काम करना चाहिए था। हेली के असाइनमेंट में टांग अड़ाकर उसने अच्छा नहीं किया। नेथन अब कॉनर से कहता है कि उसे ये सब भूल जाना चाहिए, पर कॉनर ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर नेथन उसको वहीं जॉब से निकाल देता है। अगले सीन में हम रेजी को देखते हैं, जिसने हेली को शूट किया था, जो अब अपने घर पर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को सामान पैक करने को बोलता है, क्योंकि वो दोनों यहाँ से भागने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉनर अपने पुराने बॉस डिटेक्टिव ग्रंडी की मदद से रेजी और उसके एड्रेस के बारे में पता कर लेता है। पर जब वो रेजी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि रेजी भाग चुका है। अब अपने दोस्त जे की मदद से नोरा के बारे में पता करता है, जो एक हॉस्पिटल में थी। वो अब नोरा से रेजी के बारे में पूछता है, पर नोरा की याददाश्त लाइफलाइन ने मिटा दी थी और उसे अब कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन जे कॉनर से मिलने आता है, अपने दोस्त को दिलासा देने। कॉनर अब जे से एक रिक्वेस्ट करता है कि नोरा का अब इस दुनिया में कोई नहीं है और इसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है। वो जे से नोरा का भी एक टाइमलाइन डेटाबेस बनाने को कहता है, बिना नेथन की जानकारी के। अब ये काम बड़ा रिस्की था, क्योंकि इससे जे की भी जॉब जा सकती थी। फिर भी जे अपने दोस्त की मदद करने मान जाता है। अगले सीन में हम कॉनर को देखते हैं, जो लाइफलाइन के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचता है और नेथन से कहता है कि उससे गलती हो गई। वो नेथन से अपनी जॉब वापस मांगता है और नेथन उसे उसकी जॉब वापस दे देता है। इसके बाद कॉनर को उसके नए असाइनमेंट पर भेजा जाता है, जो होता है मिरांडा को बचाना। कॉनर अब मिरांडा की टाइमलाइन का डेथ पॉइंट देखता है और फ्यूचर में जाकर उसे मरने से बचा लेता है। यहाँ दूसरी तरफ कॉनर अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज करके नोरा के लिए एक फॉस्टर फैमिली ढूंढ लेता है, पर वो लोग बहुत कमीने निकलते हैं और वो नोरा पर बहुत जुल्म करते हैं। वो छोटी छोटी गलतियों के लिए नोरा का खाना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि वो उसे रूल्स ब्रेक करने पर एक कबर्ड में भी बंद कर देते हैं। एक दिन कॉनर नोरा के नए घर पर आता है, सोशल सर्विस ऑफिसर के भेस में, और कहता है कि उसके डैड ने उसके लिए एक लाइफलाइन ली है, जिससे वो मरने से बच सकती है। और वो आगे जे का चुराया हुआ चिप नोरा में इंस्टॉल कर देता है। आखिर में कॉनर नोरा की सारी मेमोरीज मिटा देता है, जिससे उसे उसके पास्ट की बुरी मेमोरीज याद नहीं रहती। अब 6 साल गुजर जाते हैं और कॉनर, जो कि अब भी हेली के गम से बाहर निकला नहीं था, वो एक अल्कोहलिक बन जाता है। यहाँ नोरा अब बड़ी हो चुकी है, पर अब भी उसके फॉस्टर पेरेंट्स उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। थक हार कर नोरा अपने घर से भाग जाती है। जैसे ये होता है, तभी कॉनर के दोस्त जे को एक नोटिफिकेशन आता है कि नोरा जल्दी मरने वाली है। कॉनर अब लाइफलाइन के टाइम मशीन में जाता है और जे की मदद से नोरा के मरने के ठीक पहले टाइम ट्रैवल करता है। यहाँ 17 साल की नोरा एक फेक आईडी की मदद से एक क्लब में घुसने की कोशिश करती है, पर पकड़ी जाती है। तभी वहाँ टॉम नाम का एक लड़का आ जाता है, जो उसे अपने साथ क्लब के अंदर इनवाइट करता है और साथ ही उसे अपने साथ रहने का ऑफर भी देता है। नोरा के पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो भी मान जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम हेली के किलर रेजी को देखते हैं, जो अब सेटल हो चुका है और अब उसकी एक फैमिली भी है। एक दिन रेजी को एक पुलिस वाला रेगुलर इंस्पेक्शन के लिए रुकाता है कि तभी उसके स्कैन में रेजी के रिकॉर्ड्स नहीं आते। रेजी किसी तरह मैटर को संभाल लेता है और अब वो अपने एजेंट के पास जाता है और कहता है कि वो इस प्रॉब्लम को ठीक करे, क्योंकि वो हर बार रिश्वत के सहारे नहीं बच सकता। यहाँ नोरा और टॉम एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। नोरा अब टॉम को अपने फॉस्टर पेरेंट्स के बारे में भी बताती है और वो दोनों उनके घर जाते हैं नोरा की गोल्ड फिश लेने। उन्हें देखकर नोरा का फॉस्टर डैड उसकी बेइज्जती करने लगता है, जो टॉम को अच्छा नहीं लगता। नोरा उसे अपनी गोल्ड फिश मांगती है, जिस पर वो कहता है, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। ये सुनते ही टॉम भड़क जाता है और नोरा के फॉस्टर डैड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर खुद पिट जाता है। नोरा उसकी मदद करती है और इसके बाद नोरा और टॉम वहाँ से भाग निकलते हैं। नोरा अब टॉम को उसके पीछे नहाने को बोलती है और पीकर एक टेरेस की दीवार पर चलने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है कि कॉनर ऐन वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। कॉनर के मुंह से अपना नाम सुनकर नोरा डर जाती है और अपना चाकू निकाल लेती है। तब कॉनर उसे लाइफलाइन के बारे में सब कुछ बताता है। तब नोरा उससे कहने लगती है कि वो उसकी याददाश्त ना मिटाए, जिस पर कॉनर कहता है कि ये उसकी मजबूरी है, वरना अगर उसकी मेमोरीज के बारे में किसी को पता चला तो लाइफलाइन के गार्ड्स उसको मार देंगे। इसके बाद नोरा अगले दिन टॉम के अपार्टमेंट में जागती है और उसे अब पिछले दिन हुए इवेंट्स के बारे में कुछ याद नहीं होता। इसके अगले सीन में हम
टॉम के अपार्टमेंट में एक क्रिसमस पार्टी को देखते हैं जहां नोरा को एक सीक्रेट गिफ्ट मिलता है। उस बॉक्स में एक बर्नर फोन होता है जिस पर जैक नाम के एक आदमी का टेक्स्ट आता है जो कहता है कि उसके पास नोरा की मेमोरीज है और अगर वो उन मेमोरीज को जानना चाहती है तो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर आना होगा। नोरा अब उस लोकेशन पर पहुंचती है और वहां वो एक लाइफलाइन के एम्प्लॉय को अचानक प्रकट होता और गायब होता देखती है। इसके बाद जैक उसे फिर से कॉल करता है और कहता है कि उसे अगली बार थोड़ा फास्ट काम करना होगा वरना वो फिर से उसे मिलने में नाकाम रहेगी। अगले सीन में हम कॉनर को देखते हैं जो एक असाइनमेंट पर होता है। इस बार उसके साथ एक नया पार्टनर होता है जिसका नाम एलाई था। वो जैसे तैसे क्लाइंट को बचा तो लेते हैं पर इन दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ काम करने से मना कर देते हैं। अगले सीन में हम जे को देखते हैं जो एडवांस मैथ इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता है ताकि वो पास्ट में टाइम ट्रैवल करने का तरीका ढूंढ सके और ऐसा करने में जे कामयाब भी हो जाता है। अपने सॉल्यूशंस को लेकर वो नेथन के पास जाता है पर नेथन कहता है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर जे कहता है कि इससे वो उन लोगों की जान बचा सकते हैं जिन्हें वो पहले नहीं बचा सके। ये सुनकर नेथन भड़क जाता है और जे से कहता है कि वो इस बात को दोबारा ना दोहराए। ये सुन जे निराश होकर वहां से चले जाता है। अगले दिन जे का क्लियरेंस लेवल कम कर दिया जाता है जिससे वो स्टोरेज रूम को एक्सेस नहीं कर पाता। अगले दिन हम नोरा और टॉम को देखते हैं जहां नोरा टॉम को उसके साथ हुए एक दिन पहले के किस्से को बताती है पर टॉम उसकी बातों का भरोसा नहीं करता। नोरा के साथ मौजूद एक लड़की इस बात को कंफर्म करती है पर टॉम फिर भी इन सब चीजों में नहीं मानता। वो नोरा से कहता है कि उसे इस जैक से दूर रहना चाहिए, क्या पता वो नोरा को किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन नोरा को जैक का कॉल आता है और वो नोरा को एक टास्क देता है जिसमें उसे एक एजेंट को रोकना होगा। नोरा लोकेशन पर पहुंचती है और पाती है कि फीमेल एजेंट वहां अचानक से प्रकट हो गई। नोरा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो एजेंट नोरा को नॉकआउट करके वहां से चली जाती है। यहाँ लाइफलाइन के हेडक्वार्टर्स में कॉनर देर रात तक काम कर रहा होता है और वहाँ जैस्मिन भी होती है। जैस्मिन को कॉनर हमेशा से पसंद था पर वो उसे कभी बता नहीं पाई। अभी मत करके वो उसे एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। यहाँ दोनों क्लोज आते हैं पर जैस्मिन को अब कॉनर की सच्चाई पता चल जाती है कि वो अब भी अपनी वाइफ के मरने के दुख से बाहर नहीं निकला और वो अब भी रेजी की तलाश में है। जैस्मिन अब कॉनर से कहती है कि अगर वो मूव ऑन नहीं करेगा तो उसके साथ वो नहीं रह सकती। यहाँ में ये भी पता चलता है कि कॉनर को रेजी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। उसको हैरी नाम का एक आदमी मिलता है और कॉनर उसे रेजी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इस आदमी को देखा है। कॉनर को यह पता नहीं होता कि हैरी रेजी के लिए ही काम करता है। हैरी तुरंत रेजी के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ बता देता है। रेजी अब इन सबसे तंग आ चुका था। वो अब डिसाइड करता है कि वो कॉनर के साथ एक बार मीटिंग करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉनर को हैरी का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उसे रेजी मिल गया है। हैरी कॉनर से थोड़ी देर बात करने के बाद बाथरूम में जाने के बहाने से बाहर जाता है और रेजी आकर कॉनर के सामने बैठ जाता है। वो कॉनर से कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई कि उसने हेली का खून कर दिया। वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था, वो बस अपने बॉस का बॉडीगार्ड था। वो कॉनर से कोई दुश्मनी नहीं चाहता। रेजी के इतने कहते ही कॉनर उस पर हमला कर देता है और अब इन दोनों में एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। रेजी बड़ी मुश्किल से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि टॉम नोरा पर चिल्ला रहा होता है कि उसके मना करने के बावजूद वो जैक की बातों में क्यों आई। तभी अचानक नोरा को फिर से जैक का कॉल आता है। वो नोरा से कहता है कि वो निराश है क्योंकि नोरा अपने पहले टास्क में फेल हो गई। फिर भी वो उसे एक और चांस दे रहा है जिसमें नोरा को एक और टाइम एजेंट को रोकना है और इसके बदले नोरा और उसके दोस्तों को $10,000 मिलेंगे। पैसों की बात सुनते ही टॉम मान जाता है। अगले सीन में हम जैस्मिन को देखते हैं जो नेथन के ऑफिस में होती है। नेथन उसे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुनता है पर पहले उसकी वफादारी का टेस्ट लेना चाह रहा था, इसलिए वो कॉनर से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने को बोलता है। जैस्मिन ऐसा ही करती है और कॉनर के घर पर जाती है। कुछ समय बाद हम रेजी को देखते हैं जो परेशान नजर आ रहा होता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है, मगर रेजी उसे कुछ नहीं बताता। अब ज्यादा जोर देने पर रेजी अपने वाइफ को उसकी सारी असलियत बता देता है। वो कहता है कि उसके हाथों कॉनर नाम के आदमी की वाइफ हेली का खून हो गया है और कॉनर अब बदला लेना चाहता है। वो ये भी कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहा था, वो बस अपना काम कर रहा था। जिस पर उसकी वाइफ उसे हिम्मत देती है
और कहती है कि उसे अब उसकी बेटी को सेफ रखना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो उनकी बेटी का क्या होगा। ये सुन रेजी अब कॉनर के घर जाता है और दूर से उसे गन पॉइंट पर रखकर उसे सब भूल जाने को बोलता है, जिस पर कॉनर नहीं मानता। रेजी अब कहता है कि अगर वो नहीं माना तो वो उसे मार देगा। ये सुन कॉनर समझ जाता है कि रेजी ने उस पर स्नाइपर लगाया होगा और वो यूं ही झूठ में हाँ बोल देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम जे को देखते हैं, जो लाइफलाइन के हेडक्वार्टर्स में उनके टाइम मशीन की फोटोज ले रहा होता है। वो अब घर जाकर अपनी खुद की टाइम मशीन बनाने में लग जाता है। वो टाइम मशीन बनाने में कामयाब भी हो जाता है, पर मशीन के ऑन होते ही पावर लोड की वजह से आसपास के सारे ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। जे अब समझ जाता है कि मशीन तो रेडी है, उसे बस ज्यादा पावर चाहिए। तभी उसे एक और आइडिया आता है। वही दूसरी ओर हम नोरा और उसकी गैंग को देखते हैं, जिनको जैक ने एक काम दिया था। अब हमें पता चलता है कि वो काम ईलाई को उसके क्लाइंट को बचाने से रोकना है। दरअसल ईलाई एक टाइम एजेंट था जो वहां अपने क्लाइंट को बचाने आया था। नोरा और उसके दोस्त ईलाई को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ईलाई उनको धोकर वहां से निकल जाता है। मगर साइट पर लेट पहुंचने की वजह से वो अपने क्लाइंट को बचा नहीं पाता और उसका क्लाइंट एक ब्लास्ट में मारा जाता है। नोरा ये सब अपनी आंखों से देख लेती है और सदमे में आ जाती है। अब नोरा और टॉम अपने अपार्टमेंट पर लौटते हैं और उन्हें वहां एक लिफाफा मिलता है जिसमें उनके लिए $10,000 कैश और एक शाबाशी का नोट था। ये देख टॉम बहुत खुश हो जाता है, पर नोरा को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने इन पैसों के लिए एक आदमी की जान ली है। इसके बाद नोरा अपना बैग लेकर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम नेथन और जैस्मिन को देखते हैं, जो पता करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन उनके प्लान्स पर पानी फेर रहा है, और उन्हें अब पता चलता है कि उनका एक एक्स एम्प्लॉय जैक इन सबके पीछे है। नेथन अब कहता है कि वो जैक का बंदोबस्त खुद ही कर लेगा। इसके बाद हम नोरा को देखते हैं, जो अपनी एक फ्रेंड के घर पर रुकी हुई थी। उसकी फ्रेंड मेडिटेशन के जरिए नोरा की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करती है, पर उसे सिर्फ धुंधली चीजें याद आती है। उसे उसके फ्लैशबैक्स में कॉर्नर नजर आता है। वो अब जैक को कॉल करती है, पर उसका फोन नहीं लगता। 1 महीने बाद उसे जैक का कॉल आता है और वो कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसे आज ही नोरा से मिलना है। नोरा अब एक पुराने अपार्टमेंट में पहुंचती है और उसे वहां जैक मिलता है, जो कि एक पैरालाइज्ड आदमी था। वो नोरा को बताता है कि लाइफलाइन जो करती है वो नेचर के लॉस के अगेंस्ट है और उन्होंने पैसों के लिए ना जाने कितने लोगों की बलि चढ़ाई, जिनमें से एक नोरा के डैड भी है। वो ये भी कहता है कि कॉर्नर नाम के आदमी ने उसके अंदर लाइफलाइन की चिप लगाई है, पर नोरा को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। तभी जैक के रूम में एक अलार्म बजता है और वो समझ जाता है कि नेथन वहां पर आ गया है। वो नोरा को छुप जाने को बोलता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए वो बाहर नहीं आएगी, ना आवाज करेगी। नेथन अब अंदर आता है और जैक से कहता है कि जैक को लाइफलाइन के ऑपरेशंस में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। वो ये भी कहता है कि पिछली बार उसने उस पर दया दिखाई थी, पर इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इतना कहकर नेथन जैक को मार देता है। ये देख नोरा को जैक की बातों का यकीन होने लगता है। नोरा वापस टॉम के अपार्टमेंट पर आती है और टॉम को सब कुछ बता देती है। टॉम उसे कॉर्नर को ढूंढने की एडवाइस देता है और नोरा भी यही करती है। यहाँ दूसरी तरफ कॉर्नर एक और क्लाइंट को बचाने में कामयाब हो जाता है कि तभी उसे उसके दोस्त जे का फोन आता है। वो कॉर्नर को उसके घर पर बुलाता है। कॉर्नर जब जे के घर पर पहुंचता है तब जे उसे बताता है कि उसने टाइम में पीछे जाने वाली टाइम मशीन बना ली है, पर वो पास्ट में सिर्फ 1 मिनट के लिए जा सकता है। ये सुन के कॉर्नर चौंक जाता है। जे अब उसे बताता है कि वो जल्दी इसको परफेक्ट कर लेगा, जिससे वो उसकी वाइफ को बचा सकता है। कॉर्नर उसको थैंक्स बोलता है और कहता है कि उसे ये काम जल्दी करना होगा। अगले दिन कॉर्नर जे के घर के लिए निकलता है, जिस पर जैस्मिन उससे पूछने लगती है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर कॉर्नर कोई जवाब नहीं देता और वहां से निकल जाता है। इसे जैस्मिन को शक होता है। यहाँ जे के घर पर जे कॉर्नर को बताता है कि वो इस टाइम मशीन को एक ही बार यूज कर सकता है। कॉर्नर मशीन के अंदर जाता है और उसे वहां हेली की एक धुंधली याद नजर आती है। अगले सीन में जैस्मिन जे के पास आती है और उससे पूछती है कि कॉर्नर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इस पर जे कहता है कि उसे पता नहीं और घबरा कर वहां से चले जाता है। जैस्मिन का शक और गहरा होने लगता है और वो अब जे के घर की चाबी चुरा कर वहां पर पहुंच जाती है और देखती है कि उसने एक पास्ट में जाने वाली टाइम मशीन बना ली है और कॉर्नर अब भी हेली को बचाने में लगा हुआ है। यहाँ दूसरी ओर नोरा और टॉम एक टेरेस पर बैठे हुए होते हैं और नोरा टॉम को अपना पास्ट बताती है कि कैसे उसके मॉम के मरने के बाद उसके डैड ने उसकी देखभाल की और वो बस अपने डैड के किलर से बदला लेना चाहती है।
टॉम उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और उसे एक गन और हैंडकफ देता है। नोरा टेरेस से कूदकर मरने की कोशिश करती है, पर कॉनर ऐन वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। अब वो कॉनर को गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे एक गोडाउन में ले जाती है और हैंडकफ से उसे एक पोल से बांध देती है। अब वो कॉनर से कहती है कि वो उसे अब मारने वाली है। तभी इलाई को कॉनर को बचाने का ऑर्डर मिलता है। वो टाइम ट्रेवल करके नोरा को मारकर कॉनर को बचा लेता है। कॉनर को अरेस्ट करके लाइफलाइन के हेडक्वार्टर्स पर ले जाया जाता है। यहाँ नेथन कॉनर को उसकी जॉब से निकाल देता है और उसे जैस्मिन के पास भेज देता है ताकि जैस्मिन उसकी लाइफलाइन चिप निकाल सके। पर जैस्मिन ऐन वक्त पर पलट जाती है और कॉनर का साथ देती है, जिससे वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। भागकर वो अब जे के पास आता है और उसे नोरा के मरने के पहले वाले एग्जैक्ट मोमेंट में भेजने को बोलता है, जिस पर जे कहता है कि वो ये मशीन सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है। जिस पर कॉनर कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और वो इस बच्ची को बचाना चाहता है। अगर हेली आज जिंदा होती तो वो भी यही करती। इतना कहकर कॉनर टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाता है और नोरा को हर चीज बता देता है। नोरा को जब पता चलता है कि कॉनर ने उसके लिए इतना कुछ किया है तो वो उसे माफ कर देती है। अब इस टाइमलाइन में 2 कॉनर थे। पुराना कॉनर अब वापस लाइफलाइन हेडक्वार्टर्स पहुंचता है और वहां सब कुछ नॉर्मल होता है और नया कॉनर कहीं गायब हो जाता है। एक दिन कॉनर एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसे खुद का कॉल आता है, जो कहता है कि उन्हें एक और आखिरी काम करना है। और इसी के साथ यह टाइम ट्रेवल सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है।